हिंदी की इस कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में एक श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं जो अति उपयोगी हो सकती है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और छात्रों को व्याकरण समझने, जानने और उसके ज्ञान के लिए अवश्य ही उपयोगी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हम इस कक्षा में बात करेंगे कि भाषा क्या होती है, उसका व्याकरण क्या होता है और उसको लिखने का तरीका जिसे लिपि कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाषा को केंद्रित करते हुए हम जानेंगे कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं, दूसरे के भावों को समझ सकते हैं, तो वह भाषा होगी। व्याकरण की उस भाषा को लिखने बोलने के जो नियम हैं, जो उसकी पद्धति है, वो व्याकरण में निहित होगी। और लिपि, उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो लिपि के नाम से जाने जाएंगे। तो देखिए, पहले भाषा की चर्चा करते हैं। तो मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। आप जानते हो कि मानव जाति के जब से विकास हुआ तब से एक दूसरे के विचारों को समझने, परखने, जानने का जो एकमात्र साधन रहा वह भाषा रही। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तथा व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हो। आप जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वह सुदीर्घ परंपराओं को लेकर अपने में समेटे हुए हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं, एक बड़े इतिहास को अपने जनजीवन में समेटे हुए हैं, तो उसका साधन है भाषा। वह चाहे ऋग्वैदिक काल से लिखित ऋग्वेद हो, चाहे पुराण, इतिहास, उपनिषदों के माध्यम से लिखित हो, तो वह है भाषा की वजह से। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषाभाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है और हमारे देश में भी अनेक बोली भाषाएं बोली जाती है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। सूत्र भाषा या मूल भाषा, इस संस्कृत के शब्द ही अधिकतर अन्य भारतीय भाषाओं में अभ्रंश के रूप में, तद्भव के रूप में, तत्सम के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा है। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, ऐसी जिसको हम आपस में बातचीत करते हैं
तो वह भाषा मौखिक भाषा, और दूसरा या भाषणों में, उद्बोधनों में जो हम प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा, और दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम लिपि के माध्यम से प्रयोग में लाते हैं। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है। भाषा हमारा जो भौतिक जीवन है, जो हम व्यवहार करते हैं, हम जो सोचते हैं, समझते हैं, उसको अभिव्यक्त करने के साधन के रूप में भाषा का प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। हम जानते हैं, समझते हैं कि इसमें एक सी स्थिति नहीं रहती है। हिंदी खड़ी बोली से शुरुआत हुई थी, जो मेरठ के आसपास बोली जाती थी। आज लगभग भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक बोली जा रही हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ शब्द देशज शब्द, संकर शब्द, विदेशज शब्द सम्मिलित होते जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर परिवर्तन भी होता रहता है। बोलियों का, भाषाओं का भी आपस में आदान प्रदान शब्दों का होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार से ली हैं। ठीक है, हिंदी ने क्या किया कि जो इसका शब्द भंडार है, तो उसके कुछ अपनी ही आसपास में जो बोली जा रही बोलियां थी उनसे लिया, जैसे ब्रजभाषा, राजस्थानी, ये सब हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और संस्कृत से उसका मुख्य स्रोत के रूप में शब्द आए। अन्य समकालीन जो फारसी इत्यादि, अंग्रेजी इत्यादि भाषाएं थी, उसको भी इसने अपने शब्द भंडार में मिश्रित किया। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों भी प्रयोग के आधार पर तथा व्याकरण के आधार पर आकर समाहित हो गए। मैं बता ही रहा था कि हिंदी भाषा ने बड़ी सहनशीलता, सहिष्णुता निभाई इस मामले में कि वह किसी भी भाषा के शब्दों को अपने में समेटने में, अपने अंदर उनको समाहित करने में समर्थ हुए। भाषा स्थायी नहीं होती है, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भाषा स्थायी नहीं होती है कि वह जिस स्थिति में आज है उसी स्थिति में कई सौ सालों बाद तक रहेगी, नहीं। जैसे जैसे हमारा अन्य भाषाओं के व्यक्तियों से संपर्क जुड़ता रहता है, वैसे वैसे उन अन्य भाषाओं के लोगों से भी हम उनके शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग लाने लगते हैं। भाषा में आप परिवर्तन धीरे धीरे होता है तथा और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती हैं, और जब वह परिवर्तन होता है तभी नई भाषा का प्रादुर्भाव होता है। इसी कारण संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आदि के क्रम से ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है, और इनके मूल में रही है संस्कृत। अब आगे देखते हैं। अच्छा, भाषा का हम भेद बताने जा रहे हैं कि जो पहले बता रहे हैं कि भाषा, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
जो मैं बोल रहा हूँ, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ तो वह लिखित मौखिक भाषा हो गई। पत्र के माध्यम से किसी को लिख रहा हूँ तो वह लिखित भाषा हो गई है। तो दो भाषा के दो भेद हो गए, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, अब इसके बाद मूलतः जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। जो सामान्य बोलचाल हम करते हैं वह मौखिक भाषा है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। आप जानते हो कि काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अच्छी भाषा बोलते हैं। उसका कारण है कि मौखिक भाषा बोलना मनुष्य का एक जन्म से ही सीखना आरंभ होता है, जबकि लिखित भाषा के लिए उसको कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, लिपि के चिन्हों को जानना, समझना, लिखना पड़ता है, ये होता है। जबकि मौखिक भाषा जिस बोली भाषा के परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है उसे वह आसानी से समझ जाता है। उसके बाद जबकि लिखित भाषा में वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है, जबकि लिखित भाषा में हमें उसके व्याकरण का, उसके प्रतीक चिन्हों का, उसके वाक्य विधान का, सभी का ध्यान रखना अवश्य होता है। अब वह भाषा के भेद बताने के अनंतर भाषा और बोली में अंतर बताने का काम कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। कोई ऐसी भाषा जो किसी सीमित स्थान पर बोली जा रही है उसे बोली कहेंगे, तथा जिसे उपभाषा भी कहते हैं। इसी बोली को उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है। कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है, कुछ दूरी पर पानी में बदलाव आ जाता है। उसके गुण पर, उसके तत्वों पर, उनके खनिजों पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और 5 कोश पर बता रहे हैं कि बोली भाषा में परिवर्तन आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता है। मुख्यतः बोली की परिभाषा यही होती है कि जिसका ना कोई व्याकरण हो ना कोई शब्दकोश, वह ही बोली है। जिसका एकदम शुद्ध व्याकरण हो, जिसका अपना शब्दकोश हो, जिसके अपने वाक्य विधान हो, वह क्या कहलाएगा? जिसका अपना एक विस्तृत साहित्य हो तो वह भाषा कहलाएगी, जबकि इसके अतिरिक्त जो बोली जा रही है वह बोली कहलाएगी। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका अपना उस व्याकरण भी होता है, शब्दकोश भी होता है, उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य भी लिखा जाने लगता है तो वह भाषा ही कहलाए जाने लगती है। और धीरे धीरे उसका व्याकरण भी निश्चित होने लगता है कि नहीं, उस कवि ने इसको इस अर्थ में प्रयोग किया तो इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। अब हिंदी की जो बोलियां हैं उसको देखेंगे कि कौन कौन सी बोलियां हैं। तो हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार से है। तो हिंदी को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया
और उन भागों को भी अलग अलग बोली भाषाओं में बांट लिया गया। पूर्वी हिंदी में, जिसमें हम अवधी को देखते हैं, बघेली को देखते हैं और छत्तीसगढ़ी को देखते हैं, ये तीनों बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल कर दी जाती है या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम खड़ी बोली देखते हैं। खड़ी बोली का ही आज जो मानक रूप है वो हिंदी के रूप में हमारे सामने है। उसके बाद ब्रजभाषा है, बांगरू है, जो हरियाणा में के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। बुंदेली है बुंदेलखंड में, तथा कन्नौजी है, कन्नौज में बोली जाती है। ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखी जाएगी। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। और तीसरी हिंदी के रूप में वियारी। इसकी प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। 3 प्रमुख बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी चौथे नंबर पर आती है। इसके अंतर्गत मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां प्रमुख रूप से शामिल की जाती हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी हिंदी की ही अलग बोलियां मानते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर हिंदी की जो बोलियां हैं वो गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, मंडियाली हैं। ये हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया और इसीलिए भाषा हिंदी भाषा दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाए जाने भी लगा। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है, क्योंकि अनेक बोलियों के सम्मिश्रण से हिंदी का एक विस्तृत स्वरूप बना है। इसीलिए उस भाषा की विविधता की वजह से, बोली की विविधता की वजह से इनके बोलने में भी विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। व्याकरण किसी भी भाषा पर संयम साधने वाला शास्त्र है। उस पर लगाम कसता है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। इस बात का ध्यान देने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम उसके व्याकरण को नहीं जानते तो हम कई गलतियां कर बैठते हैं, जो कि भाषिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनके विभिन्न पक्षों पर भी विचार किया जाता है हिंदी व्याकरण में। अब नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी, कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाएगी तो उसका वर्णन कर रहे हैं। भाषा की ध्वनि चिन्हों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अगर लिपि किसी ने पूछा किसे कहते हैं, तो भाषा की ध्वनि को जिन चिन्हों के रूप में हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती? लिपि कहलाती हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। कई बार पूछा भी जाता है इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत,
हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इनकी जो लिपि है वह देवनागरी है। इस प्रकार अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है और पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है तथा उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न क्षेत्र मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं अर्थात प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप यह है। ये स्वर के रूप में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह ये स्वर के रूप में है। अंग जिसको आ के ऊपर अनुसार लगा बिंदी लगाते थे उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में हम दर्शाते हैं। उसके बाद विसर्ग दो बिंदु के रूप में हम दर्शाते हैं। व्यंजन का से लेकर अक्षर ज्या तक सारे व्यंजन कहलाते हैं, परंतु हा तक व्यंजन के रूप में, उसके माँ तक स्पर्श व्यंजन के रूप में, उसके बाद य व र ल ये अंतस्थ व्यंजन, श श और ह ऊष्म व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन के रूप में छ, त्र, ज और स्रा को जाना जाता है। और इन व्यंजनों को हमें आधा दिखाना है तो हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हलंत के रूप में भी जाना जाता है, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराहन आदि में इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। गृहीत स्वर का आशय जो अन्य भाषाओं से हमने स्वीकार कर दिया तो आ, जैसे गृहीत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी भाषा से गृहीत जो स्वर है वो आ है, जैसे हम डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज ऐसे करके पढ़ते हैं। ना इसको हम पूरा को पढ़ते हैं ना आ पढ़ते हैं। और जो फारसी से गृहीत कर लिया गया है तो जैसे गरीब, गजल, फन, कौम, खत ये फारसी से लिए गए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना अवश्य ही चाहिए, तो उन बातों की चर्चा करते हैं। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं कि जिस माध्यम से हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं और वह भाषा कहलाती है। हमने भाषा के दो रूप पढ़े थे, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं कि जो मौखिक भाषा हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो लिपि के रूप में जानी जाती है। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। बोली का दूसरा नाम उपभाषा भी है। स्थानीय जो किसी छोटे भूभाग पर बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई है। हिंदी को 5 उपभाषा और 18 से 22 बोलियों के बीच विभाजित किया गया है, जो कि 5 उपभाषा के रूप में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी इस रूप में व्यक्त किया गया है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है वो भाषा को शुद्ध बनाए रखने के लिए सहयोग करता है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी के साथ साथ में नेपाली, संस्कृत, कोंकणी, मराठी इन सब की जो लिपि है वो देवनागरी कहलाती है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। तो निम्नलिखित में राजस्थानी की बोली नहीं है, तो राजस्थानी की बोली यहाँ पर अवधि नहीं है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं।
तो जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको बोली या उपभाषा के नाम से जानते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा। निम्नलिखित में किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो नेपाली की देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, जबकि पंजाबी की गुरुमुखी है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली है, जो मेरठ के आसपास बोली जाती थी। ये देखिएगा, अब आ सा और बा नहीं, सा और बा, सी और बी, इन तीनों चारों के उत्तर हैं। अब इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन दो रूप है, जो लिखित और मौखिक हमने पढ़ा। भाषा और बोली में क्या अंतर है, अभी हमने देखा कि भाषा का एक विस्तृत साहित्य होता है, उसका अपना व्याकरण होता है, जबकि और बड़े विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती हैं, जबकि बोली का कोई व्याकरण, साहित्य और छोटे से क्षेत्र में नहीं होता है और छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए, तो हम देख सकते हैं कि हिंदी की 5 भाषाएं हैं, उसकी 18 से लेकर 22 बोलियां हैं, हमने अभी पढ़ा। लिपि का क्या अर्थ है, तो हिंदी भाषा की लिपि बताए तो हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी, और मौखिक चिन्हों को लिखित रूप में व्यक्त करने की जो स्थिति है वह लिपि कहलाएगी। व्याकरण किसे कहते हैं, तो यह हमने अभी देखा। व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं, यह अभी हमने चर्चा की। इसके बाद आज इतना ही रखते हैं, कल वर्ण विचार पर हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा देखने के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद।